अस्सलाम वालेकुम। डेली अज़ान न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फिर हमारे दोस्त उमर बिन सलीम जो कि हमारे होस्ट हैं हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो अपनी किसी प्रोफेशनल मसरूफियात में इंगेज थे जिसकी वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं हो सके। लेकिन चूँकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है अज़ान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से डेली अपडेट्स और जो डेली चेंजेस हो रही हैं फंडामेंटल, उनके बारे में बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में आपका होस्ट हसन रज़ा शाकिर एडवोकेट हाजिर हूँ। असल में आज हमने बात करनी है थोड़े से हट के टॉपिक्स पे। बेसिकली ये अज़ान डेली न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारी कोशिश है कि आपको वो रियल टाइम पर्सपेक्टिव दिया जाए जिसके ऊपर प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही। लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर्स जो कि सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, और उस कॉन्फ्लिक्ट की फेट को डिटरमिन करने में जो फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, यही वो फैक्टर्स होते हैं। इसमें बात हो रही है लेकिन बहुत ही संजीदा तबकों के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो आज कुछ हम ऐसे टॉपिक्स को टच करेंगे कि जो इस वॉर के इम्प्लीकेशंस हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, वो किस किस्म के हैं और किस तरह से ईरान ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है वो क्रिएट कर दी है इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में, जिसको शायद यूएसए ने और इसराइल ने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट शायद पूरी दुनिया ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये जो एस्केलेशन है ये ट्रिगर कर देगा एक बहुत ही सवेयर किस्म के इकोनॉमिक मेल्टडाउन को, जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहा है। दूसरी जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक बात करनी है, वो बात है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो क्या चल रही है, अमेरिका किस तरह के प्रेशर से गुजर रहा है। क्योंकि वो ये कॉन्फ्लिक्ट एंगेज तो कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं वो शायद इम्प्लीकेशंस अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और अब उसके रेमिफिकेशंस, उसके असरात हम देख रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी पड़ रहे हैं। और शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़े सवेयर किस्म के प्रेशर में आ चुकी है, जो कि उनके डेली के बयान से, जैसे कल भी हमने बात की थी कि अमेरिका की जो एक पोस्चरिंग है उसमें बहुत ही कंफ्यूजन आ रही है। एक तरफ जो है वो बहुत ही सवेयर किस्म का डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की जो है वो धमकी लगा रहे हैं कि जी हमने ईरान को तो बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया, और सो मच सो कि उनका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अब वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे साइंस आते हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका में इस सिचुएशन को लेकर एक पैनिक है और एक कन्फ्यूजन है, और शायद अब उन्हें अपनी एंड गेम समझ नहीं आ रही। तो पहली बात करेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज की है ईरान वॉर ने, जो बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए इस वॉर में दो फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हुई जो बहुत ही पर्टिनेंट हैं और देखने से ताल्लुक़ रखती हैं कि मिलिट्री फ्रंट पे ईरान और अमेरिका और इसराइल का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसराइल अलॉन्ग विद अमेरिका इज़ अ ह्यूज मिलिट्री पावर। इनफैक्ट अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट असला वो बनाता है। और अगर कभी भी कॉम्बैट टू कॉम्बैट सिचुएशन में हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करेंगे तो अमेरिका इज़ वे अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरीज। अमेरिका अपने बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज से बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जिस रीजन में एंगेज्ड है उस रीजन में अमेरिका की कुछ लिमिटेशंस हैं जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हुई हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, आज उनके ऊपर बात करते हैं। देखें, सबसे पहले तो बात ये समझने की है कि अमेरिका जो है एरियल स्ट्राइक्स ज़्यादा कर रहा है। उसका जो रिलायंस है वो एरियल स्ट्राइक्स के ऊपर है, यानी कि वो बम्बार्डमेंट कर रहा है अपने एयरफोर्स के थ्रू या मिसाइल के थ्रू या यूएस मिलिट्री बेसिस जो उसने रीजन में डिप्लॉय की हुई हैं उनके थ्रू वो बम्बार्डमेंट्स कर रहा है। लेकिन जो ईरान है उसके पास जो सिग्निफिकेंट एक वाइल्ड कार्ड है, वो वाइल्ड कार्ड ये है कि एक तो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है और वो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है ईरान के पास मौजूद है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे उसका कंट्रोल। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो दुनिया की 25 से 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को वो कंट्रोल करता है और वो बिल्कुल ईरान के बैकड्रॉप से होकर निकलती है। इनफैक्ट उस पर ईरान का इस वक्त प्रैक्टिकली कंट्रोल है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जब तक ईरान का कंट्रोल रहता है यूएसए के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन होते रहेंगे। ड्रेन कैसे होते रहेंगे? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ट्रिगर हो रहा है ईरान। देखिए ईरान ने इसमें एक बड़ी स्मार्ट चीज़ की
उन्होंने सबसे पहले तो पेट्रो डॉलर कंटेजन एक चीज होती है वो उसको उन्होंने टारगेट किया। पेट्रो डॉलर कंटेजन क्या है कि वो इकोनॉमीज जो कि यूएसए पे रिलाई करती हैं, जो कि यूएसए के साथ एक फाइनेंशियल अलायंस में मौजूद हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उनको पहले तो उन्होंने जो है वो ग्लोबल इकोनॉमीज को टारगेट किया, जैसे कि अबू धाबी को देखा, यूएई को देखा। इनको हिट करने से क्या होता है, क्योंकि सबसे मेजर इंप्लीकेशन इसकी ये होती है कि इनकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपैट्स रहते हैं, तो जब एक्सपैट्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो उससे एक जो ग्लोबल इकोनॉमिक परसेप्शन है वो बड़ा बुरी तरह मुतासर होता है। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने ईरान ने जो बहुत स्मार्ट चीज़ की कि उन्होंने एक एसिमेट्रिक जो है वो इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट कर दी। अब एसिमेट्रिक इकोनॉमिक डिसरप्शन उन्होंने किस तरह से क्रिएट की कि उन्होंने जो डॉलर की ट्रेड है उसको बिल्कुल होल्ड कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल ट्रेडिंग कंट्रीज आर नाउ गेटिंग अवे फ्रॉम द डॉलर। अब वो डॉलर से अपनी ट्रेड हटाकर वो जो है युआन में, रुबेल में और दूसरी अल्टरनेट करेंसीज में कर रही हैं, जिसकी वजह से एक डी डॉलराइजेशन का प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर माउंट हो रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही फाइनेंशियल क्रिपल करने वाली बात है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तीसरी जो चीज़ उन्होंने की है कि उन्होंने जो यूएई में जो एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हिट करने की उन्होंने अब शुरू कर दिया है। हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में उन्होंने बहुत सारे फॉरेन बैंक्स को हिट किया, बहुत सारे डीसैनिटाइजेशन प्लांट्स को हिट किया, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ को हिट किया जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इससे यूएसए की इकोनॉमी पे बहुत ही प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है। जैसे मैंने भी पहले बताया कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ग्लोबल ट्रेड है ऑयल की, उस ट्रेड को डॉलर के अलावा लोकल करेंसीज में करें। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को बड़ा सीवियर डैमेज हो सकता है। दूसरे नंबर पे एक जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हो रही है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसी कोई भी ट्रेड रूट जो है वो अफेक्ट होता है, तो इससे खाली ऑयल ट्रेड्स अफेक्ट नहीं होती, इससे मल्टीपल ट्रेड्स अफेक्ट होने लग जाती हैं। जैसे फर्टिलाइज़र है, एल्यूमिनियम है और बहुत सारी जो कमोडिटीज़ हैं जिनकी ट्रेड है वो अफेक्ट होती है, बिकॉज प्रोडक्शन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है और जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और एक इन्फ्लेशन का तूफान आता है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर सीवियर इन्फ्लेशन आती जा रही है। एक तो अमेरिका के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये चार्ज संभाला है, अमेरिका की इकोनॉमी को वो एक ऑन द फेस ऑफ इट तो वो दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनली अमेरिका की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। और उसके ऊपर से जो ईरान ने एक सक्सेसफुली अमेरिका को जो ट्रैप कर लिया है इस कॉन्फ्लिक्ट में, उससे अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा सीवियर स्ट्रेस आ रहा है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक डेली बेसिस में 900 मिलियन टू 1 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट है जो कि इस वक्त यूएसए लेड अलायंस को आ रही है इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखने के लिए। और ये जो $1 बिलियन पर डे की कॉस्ट है, ये यूएस इकोनॉमी के ऊपर बड़ा सीवियर जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर माउंट कर रही है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है वो बहुत मुतासिर हो रही है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्हें ये लगा था कि शायद यहाँ पर भी वेनेजुएला जैसी सिचुएशन होगी, जाएंगे निकोलस मदुरो को उठा के जैसे ले आए थे और वेनेजुएला में सब हंकी डोरी हो गया था। ईरान में भी ऐसे ही होगा कि उनकी टॉप लीडरशिप को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के बाद वहाँ पे चूंकि लोग शायद यही चाहते होंगे कि रिजीम चेंज हो जाए, तो वहाँ पर भी सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ईरान की रिटेलिएटरी कैपेसिटी और उनकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स है, उन्होंने जो है यूएसए को बहुत सीवियर तरीके से डैमेज किया है। एक तरफ तो वो यूएसए के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन वो जो फाइनेंशियल बैकबोन है उसको असल टारगेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यूएसए से जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई वो मिसकैलकुलेशन ये हुई कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस वॉर के लिए पिछले कई सालों से प्रिपेयर कर रहा है। उन्हें ये अंदाज़ा था या आज नहीं तो कल यूएसए जो है वो इसराइल के कहने पर हम पर हमला ज़रूर करेगा या इसराइल हम पर अटैक ज़रूर करेगा, तो उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी और इस प्रिपरेशन को यूएसए जो है वो बुरी तरह से मिसकैलकुलेट कर गया। उसके पीछे रीज़न एक बहुत जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो रीज़न बयान कर रहे हैं कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास कोई लॉन्ग टर्म एंड गेम किसी भी चीज़ को लेकर नहीं है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी पिछली टर्म में आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने जो बहुत सारे लोग अपॉइंट किए थे वो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी के एक्सपीरियंस लोग थे वो उनके साथ थे। तो टू सम एक्सटेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजन मेकिंग थी वो इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन इस बार जो सिग्निफिकेंट चीज अमेरिकन पॉलिटिक्स में हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बिल्कुल अपने लॉयलिस्ट से घेरा हुआ है।
मतलब उनकी जितने भी किचन कैबिनेट है, उनके जितने भी करीबी लोग हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो उनके अपने लॉयलिस्ट हैं। वो कोई इस तरह के लोग नहीं हैं जो कि एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड में। सो मच सो कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो डिफेंस सेक्रेटरी का है, जिनका नाम है पीटर हेग्सेट। अब वो बेसिकली कोई भी एक्सपीरियंस वेटरन आदमी नहीं है, इस जॉब के लिए तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले वो एक फॉक्स न्यूज़ में होस्ट हुआ करते थे, ट्रंप के लॉयलिस्ट थे, और उन्हें एक इतनी की पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने बाकी भी जितने लोग हैं, पीटर नवारो है, मार्को रूबियो है, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के यस मैन हैं। वो जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो कर देते हैं। कोई भी उन्हें ये शायद बताने वाला नहीं है कि बेसिकली उनकी जो ये स्ट्रैटेजी है ये बुरी तरह से बैकफायर कर गई है, और उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने से पहले कोई लॉन्ग टर्म गेम प्लान या शॉर्ट टर्म गेम प्लान प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, जिसके अब रेमिफिकेशंस डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे आ रहे हैं। अमेरिका में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है कि इस साल मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अमेरिका की सेनेट के इलेक्शंस हर 3 साल बाद होते हैं, जिसमें 50% ऑफ देयर सेनेट के जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की पोलिंग बहुत बुरी आ रही है। और इस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, जो इस वॉर की वजह से क्रिएट हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की पोलिंग जो है मजीद जो है वो डैमेज हो रही है, और ये बड़ा सीवियर किस्म का डैमेज जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी पे इन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने ये एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट नोट की होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कामयाबी है उसमें उनकी जो मेगा बेस है उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। मतलब उनके जितने मेगा बेस इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने उनकी जो पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो सारी की सारी जो मेगा बेस है, जो बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट करती थी, जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली सोशल मीडिया पे हर जगह आपको विजिबल नजर आते थे, वो सारी बेस भी अब डोनाल्ड ट्रंप से दूर होती जा रही है। उसमें टकर क्लासन, कैंडस ओवंस, ये वो लोग हैं जो खुल के इसराइल को बैश करते हैं, खुल के ईरान पे अटैक को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के अपने कैंप के, वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि अमेरिका के ऊपर जो रिसेंटली एक बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि उन्होंने एक स्कूल पे, बच्चियों के स्कूल पे ईरान में हमला किया, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया कि जी ये हमला तो ईरान ने किया गलती से। और उसके बाद में जब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ये हमला अमेरिका ने ही किया, क्योंकि उसमें तोमाहक मिसाइल्स जो हैं, जो कि अमेरिका ही बनाता है, वो गिराए गए थे, और उसमें बहुत सारे बच्चे और उनके वालिदैन को मार दिया गया। अब उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी हम तहकीक कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान ने ही हमला किया हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक, जबकि उनके पीछे ही उनके डिफेंस सेक्रेटरी खड़े थे जो कि बिल्कुल निगेशन में सर हिला रहे थे, और उनको बाद में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो हमला है ये ईरान ने ही किया है। इनफैक्ट उन्होंने बल्कि पब्लिकली कह भी दिया कि हाँ जी ये हमसे मिस कैलकुलेट हो गया और हमने गलती से ये हमला कह दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट देने से पहले पीट हेग्सेट जो हैं कहीं पर ये स्टेटमेंट दे चुके थे कि ये जो हमला है ये हमने ही किया है, ईरान ने नहीं किया। तो और ये हमसे गलती से हो गया क्योंकि उसी स्कूल के पास एक ईरानियन नेवल बेस थी, तो हम बेसिकली उस ईरानियन नेवल बेस को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन वो मिसाइल जो है वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया, मिस फायर हो गया, और वो जाके बच्चियों के स्कूल पे लग गया। तो आप देख रहे हैं कि किस किस्म का क्योस है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इनकी अपनी बातों में भी कोई वो जो है वो एक क्लैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। एक जो मिनिस्टर है वो कोई बयान देता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मिनिस्टर्स को निगेट करते हैं। कल भी हमने बात की थी कि इनके एनर्जी मिनिस्टर ने कहा था कि हम जितनी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके जो सेंटकॉम के चीफ हैं उन्होंने अगले ही दिन आगे स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी हमारे पास तो हमारा कोई इरादा नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जो है सारे वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का। उसकी रीज़न यह है कि अभी हम एंगेज्ड हैं ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, तो हम इस वक्त हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतने एसेट्स हमने वहाँ पे डिप्लॉय नहीं किए जिसकी वजह से हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को प्रोटेक्ट कर सके। तो इससे आपको ये बात साबित होती है कि एक बड़ा ही इनहेरेंट किस्म का कन्फ्यूजन जो है अमेरिकन इकोनॉमी में आ चुका है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं, बल्कि अब तो ये बड़ा ग्लेरिंगली जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को चोक कर रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जितना ग्लोबल इकोनॉमी चोक होगी उतना ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर और हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों पर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, क्योंकि हम भी एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। और जितना ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करेगा हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर बड़े सवेर मौशी जो हैं वो इम्प्लीकेशंस इसके आ सकते हैं। पाकिस्तान आपको वैसे ही पता है IMF के प्रोग्राम में है, और अगर ये सिचुएशन इसी तरह से एस्केलेट करती है तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ जाएंगे। कुछ हमने ले भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमने जो अपने
जो वर्किंग्स है उसको रेगुलेट किया है, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, इम्प्रोवाइज़ कर सके। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि LNG प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट कर गई हैं, 200 रुपये जो है वो LNG प्राइसेस बढ़ गए हैं, और इंडिया में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस LNG का जो है वो माउंट कर गया है। तो ये जो मिस कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इसने एक बड़ा सवेयर किस्म का ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन क्रिएट कर दिया है। और सिंस कोविड में हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ख़तरे में आया था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने शायद ऐसा लग रहा है कि उससे भी बड़ा एक ग्लोबल फाइनेंशियल जो है एक डेंजर जो है वो दुनिया के लिए थ्रेट जो है वो पोज कर दिया है। तो यही आज के व्लॉग पर हमने बात करनी थी। हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने अगले व्लॉग्स में इस सिचुएशन की डे टू डे जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके बारे में आपसे बात करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।